आज सुनेंगे कहानी बेजान रिश्ते। भाभी, इस शीशे पर क्या गुस्सा निकाल रही हो? जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तो ये बात कई साल पहले से ही जानती थी। आज का ये दिन तुम्हें ना देखना पड़े, इसीलिए तो मैं सदा टूकती रहती थी कि अपना व्यवहार इतना भी हल्का ना बनाओ। मेरा व्यवहार हल्का है, सदा की तरह। भाभी चारुशीला ने आंखें तरेरी। तू होगी हल्की, तेरा सारा खानदान होगा हल्का। भैया देवेश और भतीजा उत्कर्ष पास ही खड़े थे। मेरी आंखें उनसे मिली। वे अपनी पत्नी और माँ के इस व्यवहार पर शर्मिंदा थे। आज बरसों बाद मैं अपने मायके आई थी। भाभी मुझसे और भैया से नाराज थी। असल में मैं तो बस भाभी के ओछे व्यवहार से तंग आकर वर्षों पहले मायके का त्याग कर चुकी थी। भाभी का वह रूखा बर्ताव और ऊपर से भैया का चुपचाप सब सुनते रहना। जब तक सहा गया मैं सहती रही, और जब लगा कि अब मर्यादा की सीमा टूट रही है तो मैंने पीठ दिखा दी। उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं खुद एक सास बन चुकी हूँ और भाभी भी दादी नानी बन चुकी है, बच्चों की तरह उनका बात बात पर लड़ना झगड़ना अब तक नहीं गया। आज भी उनमें वो प्रौढ़ता और समझदारी नहीं आई। मैंने शांत स्वर में कहा, मेरे खानदान को छोड़ो भाभी। तुम्हारा और मेरा खानदान अलग अलग कहाँ है जो तुम खानदान पर उतर आई हो? अपनी आधी उम्र मैंने इस घर की बेटी बनकर बिताई है। मेरा खानदान तो ये भी है जो आज तुम्हारा है। हमारी उम्र इस तरह लड़ने की नहीं रही कि हम उलूल जुलूल बकते रहें। आज सवाल हमारे बच्चे का है। हमारे व्यवहार से उनका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। अरे मेरी बेटी तन्वी का सर्वनाश तो तेरे कारण हो रहा है मृणालिनी, भाभी चिल्लाई। तेरे ही ससुराल के हैं ना उसके ससुराल वाले, तू ही उसका पैर वहां जमने नहीं देती। भाभी, जब आप लोगों ने बेटी का रिश्ता तय किया था तब क्या मुझसे एक बार भी पूछा था? भैया, आपने भी मुझे यह बताना जरूरी नहीं समझा कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, उसकी आदतें कैसी हैं? भला मुझसे बेहतर आपको कौन बताता? जिसके सामने वो लड़का पला बड़ा था, तब तो मैं आप लोगों को दुश्मन नजर आती थी कि कहीं मैं रिश्ता ही ना तुड़वा दूं। मुझे तो पता ही तब चला जब मेरी चाची सास ने शादी का कार्ड मेरे हाथ में थमाया था। तब मैं अपने ससुराल में क्या कहती कि आने वाली बहू मेरी सगी भतीजी है, जिसके माता पिता ने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। ये कहते हुए मेरा गला भर आया। मैंने आगे कहा, जानती हो भाभी, मेरी चाची सास ने भी तुम्हारी इसी अनबन का फायदा उठाया और अपना खोटा सिक्का वहां चला दिया। अब जो हो रहा है उसमें मेरा दोष क्यों निकाल रही हो? तुम्हारी बच्ची वहां सुखी नहीं है तो उसमें मैं क्या करूं? ना मैं कल किसी गिनती में थी ना आज हूं। तू उसी का बदला ले रही है ना मृणालिनी। तू चाहती है कि मेरी बेटी तेरी जूती के नीचे रहे, भाभी ने आरोप लगाया। मेरा घर तो उसके ससुराल से 50 किलोमीटर दूर है भाभी। भला वो मेरी जूती के नीचे कैसे रह सकती है? सच तो ये है कि जो कड़वाहट तुम सदा यहाँ बिखेरती रही, उसी को तुमने अपनी बच्ची के संस्कारों में कूद कर उसके साथ विदा कर दिया। एक तो करेला उस पर नींव चढ़ा। पति अच्छा होता तो पत्नी की आदतों पर पर्दा डालता रहता, जिस तरह भैया तुम्हारी आदतों पर डालते रहे हैं। लेकिन वहां वो भी सहारा नहीं है। शराबी और चरित्रहीन पति पत्नी को नीचा दिखाने में लगा रहता है और पत्नी भी पति के पर्दे तार तार करने से नहीं चूकती। उस पर आग में घी का काम तुम यहाँ से फोन पर करती हो। अगर बेटी का घर बसाना चाहती हो तो कम से कम अब तो जागो। उसे समझाओ कि समझदारी से काम ले। ससुराल में रुपए पैसे की कमी नहीं है। लड़का भले ही अच्छा नहीं है, लेकिन सास ससुर तो लड़की को सिर आंखों पर रखते हैं। वो चाहे तो अपने सास ससुर का मान रखकर पति को सुधारने का प्रयास कर सकती है। कैसे समझाऊं उसे? भाभी रोने लगी। दामाद के तो 10 चक्कर हैं। कई कई दिन वो घर नहीं आता। ऊपर से तू भी मेरी बेटी को ही दोष देती है, तो मैं क्या करूं? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा ना हमें। कम से कम घर तो संभाल ले तुम्हारी बेटी। सास ससुर इज्जत मान देते हैं तो उन्हीं का सम्मान करके घर में सुख शांति बनाने की कोशिश करे। मेरे दोष देने या ना देने का कोई अर्थ नहीं है भैया। मैं कब उस घर जाती हूँ? तुमने मेरे लिए इतना प्यार ही कहाँ छोड़ा है कि वो बुआ के घर आना चाहे या मैं उसे अपने घर बुलाऊं? तुम्हारे परिवार से दूर रहने में ही अपना भला समझती हूँ। मेरा मन भर आया और मैं अतीत की यादों में खो गई। यही वो घर आंगन था जहां मैं और भैया दिन भर धमा चौकड़ी मचाते थे। कितना सुसंस्कृत परिवार था हमारा, मगर भाभी के आते ही सब बिखर गया। छोटे दिल दिमाग की भाभी की जुबान कच भर लंबी थी। कुदरत ने शायद लंबी जुबान देकर ही उनकी बुद्धि और विवेक की भरपाई करने का प्रयास किया था, जिसका भाभी जमकर इस्तेमाल करती थी। हम सब अवाक रह जाते थे। वे बच्चों की तरह मुझसे लड़ पड़ती थी। समझ में नहीं आता था कि उनका दिमाग इस दिशा में जाता कैसे है। मैं भैया से 4-5 साल छोटी थी। माता पिता की लाडली और समझदार बेटी थी, जो भाभी के आते ही चोर चुगलखोर और न जाने क्या क्या बन गई थी। एक दिन भैया ने मुझे अकेले में ले जाकर पूछा था, ये क्या हो गया है तुम्हें मृणालिनी? तुम भाभी से झगड़ा क्यों करती हो? उसका सामान भी उठा ले जाती हो और पैसे भी निकाल लेती हो। तुम तो ऐसी नहीं थी। क्या तुम भाभी से तालमेल नहीं बिठाना चाहती? तुम्हें भी तो एक दिन ससुराल जाना है।
अगर तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भैया की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। ये क्या कह रहे हो भैया? तब मुझे समझ में आया कि भैया मुझसे खींचे खींचे क्यों रहते थे। मैंने रोते हुए कहा, मैंने भाभी के पैसे निकाले। भैया जरूरत होगी तो मैं आपसे या पिताजी से मांगूंगी, भाभी के पैसे क्यों चुराऊंगी? तुमने अपनी भाभी के 300 रुपए निकाल लिए और वो शिकायत कर रही है कि उसका भारी दुपट्टा और सुनहरी सैंडल भी तुमने ले ली है। भैया भारी दुपट्टा मेरे किस काम का? और भाभी के पैर का नाप मेरे पैर में कहाँ आता है? कैसी बेतुकी बातें करते हो तुम? जरा सोचो, दुल्हन का सामान मेरे किस काम का? वो कहती है कि तुम उसका सामान चुरा कर अपने दहेज के लिए संभाल रही हो। भैया ने लाचारी से कहा। मैं असमंजस में पड़ गई कि क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं भाभी का सामान चुरा कर अपना दहेज सजाऊंगी। न जाने कैसे माँ ने भी हमारी बातें सुन ली थी और वे हक्की बक्की सी भीतर चली आई। उन्होंने पूछा, क्या ये सच है मृणालिनी, तूने अपनी भाभी का सामान चुराया है? उस समय काटो तो खून नहीं था मुझ में। क्या माँ की मति भी मारी गई थी? उस पर भाभी का ये दावा कि उन्होंने मुझे अपनी आंखों से देखा है। ऐसी खाई खोद दी थी भाभी ने परिवार के बीच जिसे पाटना किसी के बस में नहीं था। हर पल वे किसी न किसी पर लांछन लगाती रहती थी और हमारा परिवार अपनी ईमानदारी साबित करने में जुटा रहता था। लगता था जैसे हम सब चोर हैं जो बस भाभी के सामान पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कहीं की रानी महारानी है क्या वो लड़की? एक दिन पिताजी गुस्से में बोल पड़े थे, जब देखो किसी ना किसी को चोर बना देती है। हम भूखे नंगे हैं क्या जो उसके सामान पर हमारी नजर रहेगी? बेटा देवेश, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या करें हम, कहाँ जाएं? हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया इसके आने से। 2-3 साल बीतते बीतते मेरी शादी हो गई। माँ पिताजी ताऊ जी के पास रहने चले गए और उन्होंने अपने प्राण भी वहीं छोड़े। मेरा मायका भी इसी दुख की भेंट चढ़ गया। भाई का घर बसा रहे इस प्रयास में मैंने मायके से सारे बंधन तोड़ लिए थे। भाभी के बच्चे तब बहुत छोटे थे जब मैंने आखिरी बार मायके की देहरी लांगी थी। भैया कभी शहर से बाहर मुझसे मिलने आ जाते जिससे थोड़ी बहुत खबर मिल जाती थी, वरना मैंने तो मायके की ओर से हाथ झाड़ लिए थे। बेटे उत्कर्ष की शादी पर भी मैं ये सोचकर नहीं आई कि न जाने भाभी इस बार कौन सी चोरी का इल्जाम लगा दे। मैंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ भैया को बुलाया था, जिस पर भी भाभी ने आरोप लगाया था कि बहन ने भाभी का सोने का हार भाई को दे दिया है। एक दिन मैंने भैया से फोन पर पूछा कि भाभी का कौन सा हार उन्होंने मुझे दिया है, तो वे रो पड़े थे। उन्होंने कहा था, जीवन नरक हो गया है मेरा मृणालिनी, मैं क्या करूं? ऐसी औरत है कि न खुद जीती है न दूसरों को जीने देती है। जी चाहता है इसे मार दूं और खुद फांसी पर लटक जाऊं। भाई की हालत पर मुझे तरस आ रहा था। रिश्तों के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं होता और जब वही रिश्ता गले की फांस बनने लगे तो कोई उसे कैसे निभाए? प्रकृति कैसे कैसे जीवों का निर्माण कर देती है जो दूसरों को पीड़ा देकर ही खुश होते हैं। जब तक दो घरों में आग न लगा दे उन्हें चैन नहीं आता। मृणालिनी, तू कभी मेरा भला नहीं होने देगी। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तेरे ससुराल में अपनी लड़की न देती। भाभी के ये शब्द कानों में पड़े तो मेरी तंद्रा टूटी। भैया और भतीजा उत्कर्ष मेरे समीप चले आए थे। क्या उत्तर था मेरे पास भाभी के इन बेबुनियाद आरोपों का? बुआ जी आइए ऊपर चलिए, सफर की थकावट होगी, हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। भतीजे उत्कर्ष ने मेरा हाथ पकड़ा और भैया ने भी इशारे से ऊपर जाने को कहा। नीचे भाभी का विलाप वैसे ही चलता रहा। मैं अनमनी सी ऊपर चली गई। तभी सिर पर पल्लू लिए सामने से एक प्यारी सी बहू आई। ये आपकी बहू है बुआ जी, उत्कर्ष ने परिचय कराया। इति बुआ जी को प्रणाम करो। जीते रहो, खुश रहो। आशीर्वाद देकर मेरा मन भर आया। नस नस में रक्त की एक लहर सी दौड़ गई। आखिर मेरे भाई का बच्चा है ये। इसकी शादी में आती तो क्या बहू के लिए कोई गहना न लाती? मैंने तुरंत अपने गले की माला उतारी और बहू को पहनाने लगी तो उत्कर्ष ने मेरा हाथ रोक दिया। बुआ जी, आप इस घर की बेटी हैं, हमने आपको दिया ही क्या है जो आपसे ले ले? बेटा उपहार न सही, अधिकार तो दे सकते हो ना, जिसका हनन बरसों पहले तुम्हारी माँ ने सबको अपमानित करके किया था। अगर तुम इन टूटे रिश्तों को जोड़ पाओ तो मैं समझूंगी कि आज भी कोई ऐसा घर है जिसे मैं अपना मायका कह सकती हूँ। ये कहकर मैं रो पड़ी तो उत्कर्ष ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैंने माला बहू इति के गले में पहनाकर उसका माथा चूम लिया। वो बड़ी प्यारी थी। तुरंत मेरे लिए नाश्ता परोस लाई। उसी पल मुझे समझ में आ गया कि भैया भाभी नीचे अलग रहते हैं और बेटा बहू ऊपर अलग। उत्कर्ष ने उदास होकर कहा, बुआ जी, इति का भी माँ ने वही हाल किया है जो कभी आपका किया था। जो भी माँ के संपर्क में आता है उसी पर वे कोई ना कोई आरोप लगा देती हैं। किसी के मान सम्मान की उन्हें कोई चिंता नहीं है। मैं हैरान हुई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आज कोई भी माँ के पास नहीं जाना चाहता। हमारी ईमानदार इतनी खुद को कब तक प्रमाणित सिद्ध करती? इसके मायके वालों ने इसे 50 तोला सोना दिया है
और माँ ने इस पर भी अपनी अंगूठी उठा लेने का आरोप लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, जिन चीजों के खो जाने का आरोप माँ लगाती हैं वे वास्तव में कभी थी ही नहीं। माँ एक काल्पनिक चीज कर लेती है जो ना कभी उनके पास थी और ना उसके पास मिलती है जिस पर वे आरोप लगाती हैं। मुझे याद आया जब पहली बार भाभी ने मुझ पर भारी दुपट्टे और सुनहरी सैंडल का आरोप लगाया था। वे दोनों चीजें कभी थी ही नहीं। भाभी का उद्देश्य मात्र दूसरों को अपमानित करना होता था, इसलिए वे चीज खो जाने का बहाना करती रहती थी। उत्कर्ष ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूं बुआ जी, माँ समझती ही नहीं है। और यही सब माँ ने तन्वी को भी सिखा दिया है। तन्वी का पति पहले थोड़ा बिगड़ा हुआ था पर शादी के बाद काफी संभल गया है। लेकिन तन्वी बात बेबात हर पल अपनी माँ जैसा व्यवहार ही ससुराल में करती है जिससे उसका पति तिलमिला जाता है। वो भी अपनी सास पर अपना सामान चुरा लेने का आरोप लगाती रहती है। अब आप ही बताइए, ऐसे में घर में शांति कैसे रहेगी? अपनी इज्जत तो सबको प्यारी होती है ना बुआ जी। मैंने उत्कर्ष को ढांढस बंधाते हुए कहा, बेटा अपनी माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हो सकता है ये कोई दिमागी समस्या हो। हर बेटी अपनी माँ के चरित्र का आईना होती है। जो माँ ने अपनी माँ से सीखा वही तन्वी में रोप दिया। ऐसे लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं जो जहां जाते हैं असंतोष और आक्रोश फैलाते हैं। तुम्हारे दादा दादी ने भी इसी वजह से ताऊ जी के पास रहना ठीक समझा। धीरे धीरे सब दूर हो गए। अब इति भी साथ नहीं रहना चाहती और तन्वी का पति भी उसे साथ नहीं रखना चाहता। बुआ जी, मैंने इसीलिए आपको बुलाया था कि इस टूटी डोर का एक सिरा पकड़कर अपनी माँ के किए का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। उत्कर्ष मेरी गोद में सिर छिपाकर रोने लगा। हर बेटी यही चाहती है कि उसका मायका हंसता बसता रहे, फलता फूलता रहे, क्योंकि मायका उसे बहुत प्यारा होता है। वहां से मिले शगुन के 5 रुपए भी बेटी को लाखों के बराबर लगते हैं, चाहे बेटी अपने घर में करोड़पति ही क्यों ना हो। तुम सबको मेरी उम्र लग जाए बेटा, मेरे मुंह से यही दुआ निकली। उस मर्म को मैं सहज ही महसूस कर सकती थी जो आज भैया और उनके बेटे का था। भैया भी क्या करते, जिसका हाथ पकड़ा था समाज में उसकी लाश तो रखनी ही थी। ये बात अलग है कि उसी पत्नी ने पूरे घर और हर रिश्ते को तार तार कर दिया। रिश्ता दोनों तरफ से निभाना पड़ता है। अकेला इंसान कब तक अपने हिस्से का दायित्व निभाता रहेगा? उत्कर्ष रो रहा था। रोकर उसका मन तो हल्का हो गया होगा, लेकिन मेरे मन का बोझ ये सोचकर बढ़ने लगा था कि मैं अपनी चाची सास के घर जाकर भतीजी तन्वी की वकालत कैसे कर पाऊंगी। उन्हें कैसे समझा पाऊंगी कि वे अपनी बहू को माफ कर दे, जबकि सत्य तो यही है कि आज तक मैं खुद भी अपनी भाभी को मन से क्षमा नहीं कर पाई हूँ। बुआ जी, आप सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए। मैं नहीं चाहता कि तन्वी का घर उजड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। आप एक बार तन्वी के पति को समझाइए और मैं यहाँ तन्वी को समझाऊंगा। उत्कर्ष ने गुहार लगाई। मैं जाऊंगी बेटा, तन्वी मेरी भी तो बच्ची है। मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर तुम हाथ मत जोड़ो। घर का माहौल बोझिल हो गया। फिर भी उत्कर्ष और भैया ने मुझे शगुन का नेक देकर विदा किया। भाभी सदा की तरह आज भी बाहर विदा करने नहीं आए। कुछ लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी कभी लेना ही नहीं चाहते। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी। रिश्ते कांच के बर्तनों की तरह होते हैं जिन्हें सहेजने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। भैया ने ताउम्र एक हाथ से उस कांच को थामने की कोशिश की, पर भाभी की लंबी जुबान और संकीर्ण सोच ने उसे हर बार ठेस पहुंचाई। आज उत्कर्ष की आंखों के आंसू और इति का वो मासूम चेहरा देखकर मुझे एहसास हुआ कि मायका सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि वो सुकून है जिसे हम अपनी यादों में जिंदा रखते हैं। मैं लौट तो आई थी अपने सुखी परिवार के बीच, मगर मेरा एक पैर अब भी मायके की उसी टूटी देहरी पर टिका हुआ था, इस उम्मीद में कि शायद मैं उस बिखरते हुए घर को तिनका तिनका जोड़ पाऊं। क्या मृणालिनी को अपनी चाची सास के घर जाकर तन्वी की वकालत करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जो लड़की अपनी माँ के गलत संस्कारों को लेकर ससुराल गई है वो सुधर पाएगी? देवेश ने ताउम्र अपनी पत्नी के गलत व्यवहार पर पर्दा डाला। क्या आप सभी को लगता है कि शुरुआत में ही भाभी को न टोकना भैया की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने पूरे परिवार को बिखेर दिया? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो अपनी काल्पनिक कहानियों और झूठे आरोपों से हंसते खेलते परिवार में कड़वाहट घोल देता है? ऐसी स्थिति में परिवार के बाकी सदस्यों को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हंसते रहें, मस्त रहें और सुनते रहें एनके हिंदी कहानियां।